हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम अपनी लेक्सिकल एनालिसिस के स्टेप को बनाने की शुरुआत करेंगे। तो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी कोड लिख रखा है, मान लिया हमारे पास है INT x = 3। तो लेक्सिकल एनालिसिस हमें एक एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर ये होगा INT, और ये मेरा रिटर्न कर सकता है कीवर्ड। और फिर अगर एरे के, ये मेरा एरे का पहला एलिमेंट है कोमा, एरे का दूसरा एलिमेंट होगा मेरा x जो कि एक स्ट्रिंग में होगा, और ये मेरा होगा वेरिएबल या आइडेंटिफायर। फिर एरे का तीसरा एलिमेंट होगा इक्वल टू, और यहाँ पे ये होगा इक्वल का साइन, और हम एंड सो ऑन। ये हम जानते हैं ये हमारा होता है लेक्जीम, और ये है हमारा टोकन टाइप, और ये है हमारे टोकन्स। तो ये मेरा टोकन नंबर 1, मतलब ये है मेरा टोकन नंबर 1, ये मेरा टोकन नंबर 2, टोकन नंबर 3 एंड सो ऑन। और इनके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जैसे लाइन नंबर हो गया वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर हम चाहते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस को हम असल में इम्प्लीमेंट कर कैसे सकते हैं, हमें क्या क्या पता होना चाहिए इसको बनाने से पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉग्नाइजर्स को। अब रिकॉग्नाइजर्स क्या होते हैं? तो रिकॉग्नाइजर एक ब्लैक बॉक्स की तरह हम मान सकते हैं। ब्लैक बॉक्स का मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। तो हम लेक्सिकल एनालिसिस को दो टुकड़ों में बांटेंगे। सबसे पहला काम, हम इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होगा वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इस ब्लैक बॉक्स का यूज करके हमारा लेक्सिकल एनालिसिस कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। अब इस ब्लैक बॉक्स का काम क्या है? तो मान लिया कि मैं एक स्ट्रिंग भेजता हूँ जो है हमारी इफ़। पूरे प्रोग्राम में हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये इफ़ है, और हमारे पास आउटपुट में या तो यस आएगा या आउटपुट में हमारे पास नो आएगा। तो अगर मैं कंपाइलर बनाते हुए इसको लिखूं तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, बुलियन रिकॉग्नाइज इफ़। ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया, और ये हो गई मेरी स्ट्रिंग एस। तो इफ़ एस मेरा है इफ़ के इक्वल, तो मैं करूँगा रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये हो जाएगा मेरा। या अगर मेरा जो लेगजीम है, लेगजीम मेरा वाइल है, WHILE, वाइल। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा रिकॉग्नाइजर क्या बनेगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा रिकॉग्नाइजर बनेगा। तो मान लिया मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ रिकॉग्नाइज वाइल, और मेरी स्ट्रिंग अगर मेरी वाइल की इक्वल है तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, नहीं तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। तो इसके फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे अभी। बहुत सारे सिंपल केसेस के अंदर जैसे हमारे पास डायरेक्ट मैच करना हो गया, उसके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और हमारे पास कॉम्प्लिकेट केस भी हो सकता है, जैसे कि हमें नंबर्स निकालने हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3.26 ये एक नंबर है, तो इसके लिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। हमारे पास कोई भी और नंबर आ गया, मान लिया 3.27 ई प्लस में 6। ये भी हम जानते हैं एक वैलिड नंबर है, इसका मतलब होगा 3.27 इंटू मैन 10⁻⁶, और ये एक वैलिड कोड है। या हमारे पास नंबर ये हो सकता है 0 × 5 C D E, ये हमारा हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में भी हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो हमारे पास क्या है कि रिकॉग्नाइजर दो टाइप के होते हैं। एक रिकॉग्नाइजर तो ये हो गया जिसके अंदर हम हार्ड कोड करके चेक कर सकते हैं बहुत सारी इफ एल्स लगा के। जैसे वाइल चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक ही इफ लगाना था, कोई भी कीवर्ड डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जैसे कि हमारा नंबर्स हो गए, उस केस में हम यूज करेंगे DFA का, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, या कंपाइलर की टर्म्स में हम इसको बोलेंगे स्टेट मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन। अब फाइनाइट क्यों बोलते हैं वो थोड़ा थ्योरी के अंदर चला गया, हम उसको कवर नहीं करेंगे। बट बेसिकली हम DFA और FSM को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब हम चलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के दोनों फेजेस के ऊपर। तो सबसे पहला फेज क्या बोलता है? पहला फेज तो ये ऊपर वाला ही था कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठाई और ये रिटर्न करेगा या तो ये ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स क्या होते हैं वो हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर ये हमारा नंबर के लिए हम रिकॉग्नाइजर लगा रहे हैं तो क्या होगा, मान लीजिए मेरा रिकॉग्नाइजर 1 है, इसके अंदर मेरा आया इफ़, और रिकॉग्नाइजर 1 का काम है कि अगर मेरी स्ट्रिंग इफ़ के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करें, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करें। तो अगर मैं इस रिकॉग्नाइजर के अंदर इफ़ दूंगा तो मेरा आउटपुट में आएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं सेम रिकॉग्नाइजर के अंदर IF ये डाल दूँ, और हमारी लैंग्वेज के अंदर
हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये वाला इफ़ ये अलग होना चाहिए। तो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ आसानी के लिए। तो मान लिया मैं इसके अंदर भेजता हूँ वाइल, तो ये रिकॉग्नाइजर क्या रिटर्न करेगा? ये रिकॉग्नाइजर हमारे रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो अब स्टेप 2 क्या होगा? हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक तो होता नहीं है कि एक ही टोकन हो। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि इंट हो गया x इक्वल टू 3 है, तो इंट के लिए एक रिकॉग्नाइजर होगा, मान लिया इसका रिकॉग्नाइजर R1 है। वेरिएबल के लिए एक रिकॉग्नाइजर होगा, तो मान लिया इसका R2 है। इसके लिए एक रिकॉग्नाइजर होगा, मान लिया ये R3 है। और नंबर के लिए रिकॉग्नाइजर मान लिया मेरा R4 है। और सेमीकोलन के लिए रिकॉग्नाइजर मान लिया मेरा R5 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे इनपुट के अंदर कोई भी कीवर्ड आया, या मान लिया मैं स्पेशली इंट के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, तो अगर मेरा इनपुट में इंट आएगा तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। R2 का मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल के जो रूल्स हैं हमारी लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं, तो ये उस पैटर्न को डिफाइन आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये जो मेरा इनपुट है क्या मेरे वेरिएबल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर फॉलो कर रहा है तो ये हमारे इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर मान लिया मैं R3 जो कि मेरा इक्वल टू को रिकॉग्नाइज करता है, मैं इसमें x भेजूँ तो ये मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इक्वल टू भेजूँ तो मेरा ये आउटपुट में ट्रू देगा। ऐसे ही मेरे पास 3 के लिए 3 मेरा R4 नंबर रिकॉग्नाइजर है, तो मेरा 3 इनपुट में आएगा, ये देखेगा कि हाँ 3 तो मेरा एक नंबर है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और R5 मेरा सेमीकोलन के लिए ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये थे हमारे फेज 1 वाले कि इंडिविजुअल टोकन्स को ट्रू या फॉल्स में रिकॉग्नाइज करता है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि हम इन सभी को कंबाइन कैसे करें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या होता है कि इफ़ है। इफ़ क्या है? हमारा कीवर्ड है। तो अगर मेरा R1 है जो मेरा इफ़ को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये मेरा ट्रू देगा। अब मान लिया मेरे पास वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया int इफ़ अंडरस्कोर ए बी, कुछ भी रैंडम वेरिएबल का नाम इक्वल टू 3। तो अब दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि ये मेरा जो इफ़ है, ठीक है, ये वाला पैटर्न मेरा ट्रू रिटर्न कर देगा। और ये वाला जो इफ़ अंडरस्कोर ए बी है, ये वाला पैटर्न मैं चाहता हूँ ये फॉल्स रिटर्न करे। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ा एग्जांपल मैंने वैसे कॉम्प्लेक्स ले लिए, अगले वीडियो के अंदर देखेंगे हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन दूसरे एग्जांपल के लिए मान लिया मैं इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल के रूल्स बोलते हैं हमारी सी या सी प्लस प्लस या जावा के कि कोई भी इंग्लिश के कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स मेरा ट्रू रिटर्न करेंगे इफ़ के लिए। तो अगर मेरा रिकॉग्नाइजर R2 है जो कि मेरा वेरिएबल्स को मतलब बताते हैं कि हाँ ये गिवन वेरिएबल का पैटर्न फॉलो करता है या नहीं, तो अगर मैं इफ़ को इसके अंदर भेजूँ तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एम्बिग्यूटी आ गई कि क्या ये मेरा इफ़ कीवर्ड है या ये मेरा वेरिएबल है, किसकी तरह ट्रीट करूँ इसको मैं। पहली दिक्कत ये आ गई। और दूसरी दिक्कत हम आगे चल के देखेंगे कि बड़े बड़े स्ट्रिंग्स के अंदर ये होती हैं। तो ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन असल में दूसरा पेज है क्या? तो फेज नंबर 1 हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। और फेज नंबर 2 हमारा इन मल्टीपल फेज 1 वाले रिकॉग्नाइजर्स का यूज करके हमारा आउटपुट में स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स जनरेट करता है। तो जैसे ये एक एग्जांपल था, हमारे पास इफ़ इनपुट के अंदर आया, और ये मान लिया मेरा फेज 2 का लेक्चर है। फेज 2 के लिए बहुत बड़ा ये हो गया, ये मेरा फेज 2 का हो गया। अब फेज 1 के लिए मान लिया ये मेरा इफ़ रिकॉग्नाइजर है, ये मेरा वेरिएबल रिकॉग्नाइजर है, ये मेरा नंबर रिकॉग्नाइजर है, एंड सो ऑन। तो इफ़ मैं इसके अंदर भेजूँगा, इफ़ मैं इसके अंदर भेजूँगा, इफ़ मैं इसके अंदर भेजूँगा, वो सबके अंदर भेजूँगा मैं। तो इफ़ रिकॉग्नाइजर मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, वेरिएबल रिकॉग्नाइजर मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, और कुछ हो सकते हैं कि वो भी ट्रू रिटर्न करे, नंबर वाला हम जानते हैं ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन। तो फेज 2 के अंदर हम इन सारी इन्फॉर्मेशंस का यूज करके फाइनली डिसाइड करेंगे कि हाँ, कि मेरा जो इफ़ रिकॉग्नाइजर है, वेरिएबल रिकॉग्नाइजर है, इनमें से मैं कौन सा चूज करूँ। तो फाइनली मेरे पास ट्रू फॉल्स की बजाय आउटपुट आएगा, दिस इज एन इफ रिकॉग्नाइजर आउटपुट। ठीक है, तो मान लिया एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे होता 3.6, या मान लिया 3 ले लिया, ये लेके चलते हैं। तो 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए मेरा इफ रिकॉग्नाइजर फॉल्स रिटर्न करेगा, वेरिएबल रिकॉग्नाइजर मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा, नंबर रिकॉग्नाइजर मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा 3, अगर हम लेक्चर के अंदर इनपुट में देंगे,
हमारा आउटपुट आएगा दिस इज अ नंबर टोकन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ में होंगी, जैसे कि कितनी लेंथ का है वगैरह वगैरह। तो ये जो फेज 2 है ये होगा हमारा लेक्चर। ठीक है, तो असल में तो इसके साथ और भी काम होंगे, क्योंकि फेज 2 हमारा लेक्चर नहीं है असल में। तो लेक्चर के अंदर हम फेज 2 का यूज़ करेंगे। इसके बाद एक और दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग इनपुट में तो है ही नहीं, हमारे पास बहुत सारी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग्स होंगी। जैसे कि वही एग्जांपल ले लेते हैं, int x = 3। देखा जाए तो यहाँ पे अब क्या होगा, लेक्चर हमारा int तक लेगा। अब टी के बाद क्यों नहीं लेगा वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम स्पेस के अंदर स्पेस को देंगे। यहाँ पे भी एक वाइट स्पेस को रिकॉग्नाइज करने वाला होगा एक रिकॉग्नाइजर, जो कि ट्रू रिटर्न करेगा। फिर एक्स हम इनपुट में देंगे, फिर ये वाली चीज़ हो गई। तो इस इनपुट को स्प्लिट करके रिकॉग्नाइजर में भेजना और उसके बाद आउटपुट निकालना, ये बहुत सारे स्टेप्स हैं। और असल में तो ये स्प्लिटिंग वाला जो फेज है ये हम कंबाइन करते हैं साथ में फेज 2 के अंदर, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हमें स्प्लिटिंग पता हो कि कहाँ से होनी है। हो सकता है ना कि स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास और भी कॉर्नर केसेज हों। जैसे कि मान लिया मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास हो सकता है मैं लैंग्वेज में डिफाइन करूँ कि डॉट के ऊपर स्प्लिट करना हो। तो जैसे मान लिया मेरे पास होता है ना कि a.b = 3, जहाँ पे मेरे पास a स्ट्रक्ट हो गया, b उसका मेंबर वेरिएबल हो गया। तो इस केस में मैं डॉट के ऊपर स्प्लिट अगर लगाऊँ पूरे इनपुट फाइल के अंदर रैंडमली, तो ये मेरा a देगा, डॉट अलग से देगा, b अलग से देगा, = अलग से देगा और 3 अलग से देगा, सेमीकोलन अलग से देगा, काइंड ऑफ। अब अगर मैं इसके अंदर स्पेस ना लगाऊं, मतलब मान लिया क्या है कि मेरे पास a.b = 3, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है, और अगर मैं मेरे इनपुट को स्पेस के ऊपर स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरी स्ट्रिंग के अंदर इनपुट में क्या आएगा, a.b = 3। लेकिन अगर हमारे पास ये होता a.b फिर स्पेस दूँ मैं, फिर इक्वल टू लिखूँ, फिर स्पेस दूँ मैं, फिर सेमीकोलन लगाऊँ, और मैं स्प्लिटिंग करूँ इनपुट की स्पेस के ऊपर, तो मेरे इनपुट के अंदर क्या क्या जाएंगे, मेरा सबसे पहले जाएगा a.b, फिर मेरा जाएगा =, फिर मेरा जाएगा 3 सेमीकोलन, क्योंकि 3 और सेमीकोलन के बीच में स्पेस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आती है, हम इनपुट को सिर्फ स्पेस के ऊपर स्प्लिट नहीं कर सकते, या डॉट के ऊपर स्प्लिट नहीं कर सकते, या स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाद में ये स्प्लिटिंग का केस काम ना करे। जैसे यहाँ पे था, हम चाहते हैं कि ए अलग हो, डॉट अलग हो, बी अलग हो। अब अगर मैं डॉट के हिसाब से और स्पेस दोनों के हिसाब से स्प्लिटिंग करूँ, तो मेरी इस केस में दिक्कत आ जाएगी। मान लिया मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ 3.67, तो अगर मैं डॉट के हिसाब से स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास एक टोकन 3 बनेगा, दूसरा टोकन डॉट बनेगा, तीसरा टोकन 67 बनेगा। तो ये थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो फेज 2 के अंदर हमारा बेसिकली काम क्या होगा, पूरे के पूरे इनपुट को लेना और उस इनपुट को एक तरह से पार्स करना। तो दूसरी टेक्निक क्या है, पहली टेक्निक तो ये थी कि हम स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिटिंग का हमने देखा बहुत सारे गंदे केस हैं जो कि हमें हैंडल करने पड़ेंगे। स्प्लिटिंग हमारी अच्छी तरह से कोड लिखने में फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फेज 2 के अंदर, फेज 2 के अंदर हम पूरा का पूरा इनपुट फाइल लेंगे, जहाँ पे मान लिया मेरा int x = 2 है, और एक मशीन चलाएंगे। एक छोटी सी मशीन होगी, मशीन क्या है वो देखते हैं हम। इसके अंदर लूप का हेड कैरेक्टर वगैरह, मतलब एल्गोरिथम हो गई, एक लॉजिक हो गया। तो ये लॉजिक कैरेक्टर को एक एक करके रीड करेगा, और जब तक ये कैरेक्टर रीड कर रहा है तब तक ये इसके अंदर आउटपुट देखता रहेगा कि हाँ कौन सी मशीन ट्रू रिटर्न कर रही है या नहीं। तो मान लिया मैं आई देखूंगा, आई के लिए मेरा वेरिएबल रिटर्न होगा, फिर मैं एन तक जाऊंगा, एन के लिए मेरा वेरिएबल रिटर्न होगा, फिर मैं टी तक जाऊंगा। अब मेरे पास इंट का जो रिकॉग्नाइजर होगा वो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और वेरिएबल का रिकॉग्नाइजर है वो भी ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मेरे बाद उसके बाद मेरा स्पेस आएगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरा तो कोई भी रिकॉग्नाइजर रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसका मतलब होगा कि मैं आई एन टी तक ही खुश हूँ। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे केस बनते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये था ओवरऑल आइडिया कि हमारा लेक्चर कैसे काम करेगा यूजिंग रिकॉग्नाइजर्स। उसके बाद आती है हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन, जो कि हम जानते हैं ये हमारी डीएफए के इक्वल होती है। डीएफए के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टेट्स होती हैं। तो मान लिया मेरे पास दो स्टेट हैं, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, डीएफए फॉर बाइनरी नंबर्स एंडिंग विद 0। तो फॉर एग्जांपल 10 अगर मैं, ये स्ट्रिंग है, इसको मैं डीएफए के अंदर दूँ तो ये मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। जबकि अगर मैं 101 इसके अंदर भेजूँ तो मेरा जो डीएफए है वो मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये हम जानते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट स्टेट डिफाइन की, ये मेरी स्टेट ए हो गई।
अब अगर मेरे पास 1 आया तो मैं इसी स्टेट में रहूँगा, मेरे पास 0 आया मैं स्टेट बी में चला जाऊँगा जो कि मेरी फाइनल स्टेट होगी। डबल सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जब तक ये 0 के अंदर है ये बी रहेगा, और जैसे ही मेरा 1 आया ये वापस स्टेट ए में चला गया। सिंपल है। तो अभी क्या होगा, मान लिया मैं इसके अंदर इनपुट में भेजता हूँ 10101, क्या होगा, तो पहले 1 रीड होगा मैं स्टेट ए में रहूँगा, 0 रीड होगा मैं स्टेट बी में चला जाऊँगा, फिर 1 रीड होगा मैं स्टेट ए के अंदर वापस आ जाऊँगा, फिर 0 रीड होगा मैं स्टेट बी के अंदर वापस चला जाऊँगा, फिर 1 रीड होगा मैं स्टेट ए के अंदर वापस चला जाऊँगा, फिर मेरा इनपुट खत्म, मैं देखूंगा मैं फाइनल स्टेट में नहीं हूँ तो मेरा DFA फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मेरा इनपुट के अंदर 10 होता सिंपल, या 100 ले लेते हैं, तो क्या आता, मैं इसके अंदर होता, मेरे पास 1 रीड किया मैं स्टेट ए में हूँ तो 1 रीड करके मैं ए में ही रहा, फिर मैं 0 पे गया, 0 के ऊपर जाने पे 0 रीड करते ही मैं बी के ऊपर चला गया, फिर मैंने वापस 0 रीड किया, मैं देखूंगा बी के ऊपर 0 वाली ये ट्रांजिशन है, मैं बी के अंदर ही रहा, उसके बाद मेरा इनपुट खत्म हो गया और मैं फाइनल स्टेट के अंदर हूँ तो मेरा आंसर में ट्रू रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे स्टेट्स क्या हैं, स्टेट्स हैं मेरी ए कोमा बी। ट्रांजिशंस क्या है, ये मेरी ट्रांजिशंस हो गई कि ए से मैं ए पे जाऊँगा 1 आने पे, बी से मैं बी पे जाऊँगा 0 आने पे, और ये इंटरमीडिएट हो गया। स्टार्ट स्टेट हमारी ए हो गई, फाइनल स्टेट हमारी बी हो गई। और अनमार्क्ड एजेज, तो DFA से अलग FSM में नया क्या है, FSM में हम कुछ स्टेट्स जो हैं वो हम डिफाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया कि हम जानते हैं कि हर इनपुट के बाद हमारा बैकस्लैश एन आता है। कंप्यूटर के अंदर मैं कोई भी फाइल रीड करूँ बैकस्लैश एन आ गया, एंड ऑफ फाइल वाला /0 आ गया, ये हम इनके अंदर इनपुट में नहीं ले रहे। तो वैसे मान लिया हमें बाइनरी स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज करते हैं ना, करनी है ना, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे इनपुट के अंदर आ गया 1A00, ये मेरी कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा FSM तो ये बनेगा, मैं सिंपली ये ले लेता हूँ AB, ये मेरी स्टार्ट स्टेट, 1 आने पे A, 0 आने पे B, 0 आने पे B मेरी फाइनल स्टेट, और 1 आने पे ये। अब अगर मेरे इनपुट के अंदर कोई ऐसा करेक्टर आ गया A जो कि मैंने ध्यान में नहीं दिया, मतलब इस पूरे सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस कैरेक्टर से, तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, 1 आया, 1 के लिए हम ए पे रहे, फिर स्मॉल ए आया, स्मॉल ए के लिए कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। अब क्या होगा, हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन दिस एज अ डेड स्टेट, मतलब ट्रांजिशन टू डेड स्टेट। तो एक हमारी एक्स डेड स्टेट होगी, तो 1 0 एक के बाहर जाने वाली स्टेट्स हैं, मतलब सिंबल्स हो गए जिनके ऊपर ट्रांजिशन होगा। अगर ऐसा कोई भी सिंबल आ गया जिसके ऊपर गिवन स्टेट से ट्रांजिशन नहीं है, तो हम चले जाएंगे डेड स्टेट के अंदर, और इसके अंदर मेरे सारे के सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, मेरा DFA वहीं की वहीं फॉल्स रिटर्न कर देगा। दो तरीके हैं कि मैं डेड स्टेट के अंदर लेके जाऊँ, फिर ये इनपुट मेरा हमेशा डेड स्टेट में रहेगा, मैं कभी फाइनल स्टेट में पहुँचा नहीं, या जैसे ही मेरा ए रीड हुआ मैं देखूंगा मेरी कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, मैं साथ ही साथ फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ये है मेरा DFA से अलग थोड़ा ये चीज़, क्योंकि DFA के अंदर क्या होता है, हमारा पूरा थियोरेटिकल होता है और हमें एक एक चीज़ के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करनी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रांजिशन नहीं है तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हमारी मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ एन FSM हमने ऊपर कर दिया है। तो इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहीं पे लगा कि कुछ चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।